बैठिए भाई बैठिए। देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो चल रहा था आपका ये जो एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव हम पढ़ा रहे थे। उसमें 2 दिन अभी लेक्चर चला है और 2 दिन में आपका एक सामान्य बात बताई गई जो आपका वर्ल्ड लेवल यानी कि विश्व स्तर पर कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हमने तमाम आपका क्वेश्चन भी बताए कि आपका विश्व में प्रशासन का 2 रूप दिखाई देता है। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को न अपनाकर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि शासन के 2 प्रधान होते हैं। एक फॉर्मल या औपचारिक या नाम मात्र का, हमारे यहाँ भारत का प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति है। और दूसरा प्रधान होता है जो एक्चुअल होता है, वास्तविक होता है बताया गया। और वह हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि हिंदी में मंत्री परिषद है। राष्ट्र औपचारिक जो प्रधान होता है उसी के नाम से सब काम किया जाता है। लेकिन काम करने वाला कौन है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो हेड होता है, सर्वे सर्वा होता है, वह पीएम होता है। प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की इच्छा जिसको मंत्री परिषद में रखे और जिसको न रखे। यदि पीएम इस्तीफा दे देता है, मर जाता है, अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ सदन में पास हो जाता है, तो पीएम के कारण पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। यानी कि पीएम चलेंगे तो पूरे मंत्रियों को भी क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे। यानी कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे? ले डूबेंगे। जैसे कि इमरान खान है, वो डूब गए तो सारे मंत्री भी उनके क्या हो गए। अब ये कोई मंत्री नहीं कहेगा कि हम पीएम भले चले गए, हम आज भी मंत्री हैं। ये संभव नहीं है। तो आपका इस पर कहानी भी एक बताई गई थी भाई बिहार का। और आप लोग सतर्क भी रहिएगा। फिर एक बार कहानी बताया जाए क्योंकि सीपीसी में तो कहानी मिल ही नहीं रही है। तो सीआरपी आप कहानी जगह भले मिल जाए, कांटेक्ट में मिल सकता है। सीपीसी ऐसा सब्जेक्ट है कि कहानी किससे क्या होते हैं कम सेट हो पाते हैं। तो यानी किसका मतलब ये हुआ कि कहानी 1 मिनट बता दिया जाए तब अब अनुच्छेद से शुरू करना है 52 से। कहानी आपका ये था पिछली बार की। ये सत्य घटना है भाई। मैं बता दूं ये झूठी कहानी नहीं है। वो मगरमच्छ वाला भले झूठा था लेकिन ये जो कहानी बताया जा रहा है एकदम सत्य था। एक कोचिंग के ही मने लोग थे। आपका बिहार में गए एग्जाम देने एपीओ का। और वहाँ एक लड़की मिल गई जो लॉ ट्रेनर थी, यानी कि हाई कोर्ट में लॉ ट्रेनर थी। तो अपना बातचीत होने लगी कि हाँ हम भी इलाहाबाद से आए हैं, हम भी इलाहाबाद से। तो भाई आप मैंने लड़की ने कहा कि हमारा ला तैयार है और लड़के ने कहा कि हम जीएस के महारथी हैं, ला तो अभी शुरुआत किए हैं। तो हुआ कि अब सेंटर में अंदर गए लोग तो पता लगा कि आगे पीछे ही सीट मिल गई। अब और आपका सोने पर सुहागा हो गया जो कहा जाता है कि सोने पर क्या हो गया? सुहागा। यानी कि एक तो आपका नींब और ऊपर चढ़ गया करेला तो वैसी को सोने पर सुहागा कहते हैं। तो आपका अब जीएस का पहले पेपर हुआ, लड़के ने खूब लड़की को बताया, कोई समस्या नहीं। ला का पेपर हुआ और ला में लड़की ने लड़के को बताया। दोनों खुश थे कि हम क्या हुए हैं, हम जीत गए जंग, यानी कि हम डिग्री होल्डर हो गए। हम सीपीसी में क्या हो गए, बाजी मार दिए। और जब बाहर निकले रूम पे आए तो ये हुआ
कि जो लड़की ने बताया था वो भी सब गलत बता दिया था, लड़के ने भी बताया था वो भी क्या किया था गलत। यानी कि हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी क्या करेंगे ले डूबेंगे। जब ये सिद्धांत पढ़िएगा, तभी बिहार एपीओ में भी आया था, जे में भी आया था। सेक्शन बता दिया जाए इस आधार पर, ये एविडेंस का सेक्शन 30 है। यानी कि को एक्यूज यानी कि सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति, यानी कि अपना अपराध स्वीकार करता है और ये कहता है कि ये भी हमारे साथ क्या थे अपराध में शामिल। यानी कि अपने तो डूबा ही और साथियों को भी क्या किया, डुबा दिया। तो आपका तमाम उदाहरण दिए जाते हैं, आगे बढ़ा जाए आपका। यानी कि पीएम गए तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो गया, चला गया। इसका मतलब ये हुआ। आइए अनुच्छेद वाइज शुरू किया जाए। प्रेसिडेंट का जो पद हमारे यहाँ है, एक लाइन और, आपका इंग्लैंड के सम्राट के समान माना गया है। जिस प्रकार इंग्लैंड का क्राउन या सम्राट कह सकते हैं कि केवल नाम मात्र का प्रधान है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी केवल किसका प्रधान है, नाम मात्र। जो एमपी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कल, मैं वो भी प्री में बताया था कि राष्ट्रपति समाधान देता है अपने स्वविवेक से, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, और इनमें से कोई नहीं तो जहां भी आए किसकी सलाह पर, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद। आपातकाल लागू करता है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद। लेकिन ये दे दे, फिर सतर्क रहना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह पर, तो मंत्रिपरिषद न मार दीजिएगा। यहाँ मैं बताया था किसकी सलाह पर, कोलिजियम के परामर्श पर। कोलिजियम को हिंदी में कहते हैं चयन मंडल, भाई चयन समिति या चयन समूह। तब आइए आपका प्रेसिडेंट के बारे में शुरू किया जाए। और आपका देखिए जीएस में तो सामान्यतः पढ़ा जाता है, लेकिन ला में भाई एक एक शब्द और उस शब्द की व्याख्या में आपका कह सकते हैं कि केस भी पढ़ना पड़ता है। तो देखिए क्या करके आपका संविधान का पाठ हम भाग 5 शुरू किए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आजकल बन रहा है। संविधान का भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में प्रावधान किया गया है, एग्जीक्यूटिव के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है कि संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है, तो भाग 5। फिर आपका एजेस में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। और एमपी छत्तीसगढ़ में भाग और अध्याय भी पूछा जाता है। अब तो बिहार ने भी शुरू कर दिया और पूछ ही लिया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी धारा है, पूछा था। तो टोटल 3 भाग एविडेंस में है, 11 अध्याय है और 167 सेक्शन है। तो आगे देखा जाए। अब सबसे पहले आर्टिकल 52 देखा जाए। भारत का राष्ट्रपति यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सतर्क ये रहना है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो सकेगा लिखा है कि होगा। तो फिर आपका लगातार मैं बता रहा हूँ शब्दों को। अगर शैल या विल लिखा रहे, यानी कि एक राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। अगर में लिखा रहे यानी कि हो भी सकता है नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही। तो समस्या ये आया कि अगर राष्ट्रपति मर जाए
राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति को संसद द्वारा उसके पद से रिमूव या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय मने आपका आ गया है और किसी कारण से चुनाव न हो पाए, 5 साल के लिए बताया जाएगा चुना जाता है, और किसी कारण से अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का चुनाव न हो पाए, तो क्या भारत बिना राष्ट्रपति के रहेगा कि कोई राष्ट्रपति होगा? तो राष्ट्रपति होगा, बिना राष्ट्रपति के नहीं रहेगा। अब इसके लिए एक एक पॉइंटों को उठाइए। पहला, अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, क्या राष्ट्रपति मर जाता है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो ऐसी दशा में एक दिन में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो कौन राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेगा? उपराष्ट्रपति, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वह प्रेसिडेंट के कार्यों को करेगा। अब अगली समस्या ये कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब क्या होगा? तो ऐसी दशा में आपका उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। फिर अगला क्वेश्चन ये आया कि अगर आपका कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी न हो, तो जो ये 33 अन्य बचे, क्योंकि टोटल 34 जज हो सकते हैं, तो 33 का झुनझुना बजाने के लिए बचे हैं। ये 33 में से एक है, यानी कि आपका 33 में से एक का मतलब ये हुआ कि सीजीआई और उसके बाद जो 33 बचे हैं टोटल 34 जज, ये क्रम से आपका एक न रहेगा तो दूसरा क्या करेगा? राष्ट्रपति का पद क्या करेगा? संभालेगा। तो कहने का मतलब यहाँ एक सामाजिक नियम भी देखना है। तमाम लोगों के पास भाई पढ़ाई में समस्या भी है, आर्थिक समस्या, घरेलू समस्या, बाहरी समस्या, तमाम समस्याएं हैं, और इसी समस्याओं से गुजर कर ही आपको पढ़ना है, हौसला नहीं हारना है। तमाम लोगों के पास समस्याएं रहती हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे पिता नहीं है, माता नहीं है, कोई है नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगा? तो भाई आपका ये देखिए, पढ़ाई में बाधा आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, संसाधनों का अभाव हो सकता है, लेकिन किसी के न रहने के कारण विश्व में कोई काम रुका नहीं है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति न रहे तो क्या राष्ट्रपति का कार्य रुक जाएगा? नहीं भाई, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उपराष्ट्रपति न रहें, ये भी न रहें, तो भाई सीजीआई संभालेंगे। सीजीआई भी न रहे तो जो 33 हैं एक एक करके संभालेंगे। अब जैसे कि पाकिस्तान में भी अच्छा उदाहरण है इस पर, कि पाकिस्तान में भी आपका कह सकते हैं कि अगर स्पीकर न रहे, इस्तीफा दे दे, तो भाई कोई तो सदन चलाएगा। तो डिप्टी स्पीकर वो भी इस्तीफा देकर भाग गए, तो सदन को अधिकार है कि तुरंत वह अपने में से वोटिंग करके किसी को क्या चुन ले? आपका अध्यक्ष चुन ले। और पाकिस्तान की संसद ने तुरंत अध्यक्ष चुन लिया 2-4 मिनट में, और वह अध्यक्ष कुर्सी संभाल लिया और कार्यवाही को क्या किया? आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहे तो क्या लोकसभा चलेगी? ही नहीं चलेगी। अब ये कि दूसरा आदमी आएगा, ये तो भाई व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन विधि की जो ये संकल्पना है ये क्या रहती हैं? बनी रहती हैं। तो आज दिमाग में बैठा लीजिए एक बात, कि अगर कोई ये कहे कि ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई, हम पढ़ नहीं पाए, तो पढ़ने वाले सभी समस्याओं को तार्क तर्क करते हुए, सभी समस्याओं से लड़ते हुए भी पढ़ लेते हैं। रिक्शा चलाकर लोग पढ़ रहे हैं, ई रिक्शा भी चलाकर पढ़ रहे हैं, ठेला लगाकर लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम आप देखे होंगे कि एटीएम में काम करते हैं और क्या करते हैं? पढ़ाई भी करते रहते हैं। तो पढ़ने वालों के लिए ये सब जो आपका माने फालतू की बातें हैं, ये कोई मायने नहीं रखती।
और यहाँ भी भाई आपका कह सकते हैं कि जहाँ 1.5 2-2 लाख फीस लग रही है कोचिंगों में, 2 लाख 2.5 लाख, यहाँ कम कम पैसे में ही सबको पढ़ाया जा रहा है ताकि जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है वो भी पढ़ सकें। ये नहीं कि मैं 2 लाख मांग दे रहा हूँ। तमाम ऑफर आए दिल्ली से और पटना से कि आइए, मैं नहीं गया। मैं कहा कि 2 पैसा कम मिलेगा, आदमी सुकून से तो हैं भाई, सुकून से तो यहाँ है आदमी। तो आगे देखा जाए इसका मतलब ये हुआ। अब मामला देखिए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे और ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जब ये इस्तीफा दे दिए तो न राष्ट्रपति थे और न उपराष्ट्रपति। तो अब समस्या ये आई कि अब क्या हो, क्योंकि संविधान में इसके बाद तो कहीं प्रावधान ही नहीं है। तो भारत की संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया और उसके तहत ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा कार्य, आपका सीजीआई। आगे अब बढ़िए, ये कब नियम लागू होगा, जब राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति को पद से संसद प्रस्ताव पास करके हटा दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। अब अगला नियम दूसरा एंगल से चलेगा। अब दूसरा एंगल ये है कि राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से उसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। तो नियम ये है कि 5 वर्ष के पहले ही चुनाव नए राष्ट्रपति का करा लिया जाए। अब समस्या ये आई कि मान लीजिए किसी कारणवश नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो पाता हो, किसी कारणवश, तो क्या जो पुराना राष्ट्रपति है 5 साल बीत गया तो क्या वह अपने पद पर बना रहेगा कि वह हट जाएगा। तो फिर अनुच्छेद 52 पर गौर करिए, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति। तो होगा कि हट जाएगा, और कब तक रहेगा, 5 साल के बाद भी रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद न ग्रहण कर ले। रटे रहिएगा ये। अगले नियम पर आइए। अगला नियम आपका ये है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन आपका मतदान करता है। इलेक्टोरल बोर्ड कौन होता है, निर्वाचक मंडल। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, बताया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग वोटिंग करते हैं या कौन व्यक्ति मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आज एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी ना मार दीजिएगा, लोकसभा के कौन निर्वाचित, राज्यसभा के भी कौन निर्वाचित, और विधानसभा के भी कौन निर्वाचित। अब देखिए क्या पूछा जाता है। मॉडल भी हमें चलते रहना है भाई। अभी 52 अनुच्छेद शुरू किया गया है, ये नहीं किया आगे, लेकिन अगले अनुच्छेदों से भी कोरिलेट किया जा रहा है। निम्नलिखित में से मने आपका कौन, हाँ, पहला क्वेश्चन जो उत्तराखंड पिछली बार इसके पहले बना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल बोर्ड कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद पूछा था तो 54 में। और निर्वाचन का मेथड कहाँ है, चुनाव का ढंग कहाँ है, तो ढंग पूछे तो अनुच्छेद 55। और कौन लोग वोटिंग देंगे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, और किस अनुच्छेद में, 54 में। तो अगर निर्वाचक मंडल पूछा गया स्पष्ट तो 54, और निर्वाचन का मेथड पूछे तो कौन सा अनुच्छेद, 55। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो दे देगा लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कौन भाग नहीं लेते, लोकसभा के सभी सदस्य,
सभी में आपका जो चुनाव जीते हैं, यानी कि जो निर्वाचित हैं, जो नॉमिनेट हैं, यानी कि मनोनीत हैं, वो भी शामिल हैं, और जबकि मनोनीत निर्वाचन में भाग नहीं लेते। याद रखिएगा। इसके बाद जो राज्यों की विधान परिषदें होती हैं, इनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, यानी कि ये भी वोटिंग करते हैं कि नहीं, नहीं करते। तो आगे बताया जाएगा। दो और संघ शासित प्रदेश भी है, 54 में हम बताएंगे। फिर एक बार आगे बढ़िए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनिवार्य है राष्ट्रपति का होना, वैकल्पिक नहीं है, कंपलसरी है। इसको फिर आपका जोड़ना पड़ेगा 57 से। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो वह कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, अब ये समस्या आती है। तो 57 अब समाप्त कर लीजिए। भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार का पात्र होगा। पुनर्विचार का पात्र होगा का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान का आर्टिकल 57 यह अनुज्ञा देता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आपका एक बार बने, दो बार बने, तीन बार बने, चार बार। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में भी यही नियम था, लेकिन बाद में वहाँ के संविधान में संशोधन किया गया, और संशोधन करके वहाँ केवल कितनी बार, दो बार। यानी कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है, दो बार। जैसे कि आपका ज़्यादातर लोग दो बार रहते हैं अमेरिका में, लेकिन ट्रंप ही नहीं जीत पाए। पूरा प्रयास किए, और देख ही रहे हैं, विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं, और बाइडेन के नाक में दम किए हैं। नाक में दम और पॉपुलरिटी बढ़ गई है। बाइडेन एक कमजोर राष्ट्रपति हैं। लादेन ने भी किताब में लिखा था कि बाइडेन आ जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वह कुछ कर नहीं पाएगा। यूक्रेन में कर नहीं रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, रोज तो आरोप ट्रंप लगा रहा है। ट्रंप थोड़ा था सन की, कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं है। मैंने सनक टाइप का था, वो कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, कोई उसका भरोसा नहीं था। और बाइडेन के बस की बात नहीं है, सही बात है। जो लोग बाइडेन के बारे में कहें गलत नहीं, वो दिखाई दे रहा है कि आपका उतना ताकतवर नहीं है। तो अलग बात है। आगे देखिए भाई। अब अनुच्छेद 53 पर आइए। हाँ, तो जो वरिष्ठता में रहेगा वरिष्ठता में देखा जाएगा। हाँ, अगर सीजीआई नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनमें से क्रम से देखा जाएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद आपका 52 समाप्त हो गया। 53 यहाँ से भी आपका जे में पूछा जा चुका है। 53 से भी थोड़ा सतर्क रहना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, पहले दिमाग में ये बैठाना है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती हैं, और इस पर एक केस याद रखना है। देखिए, आपका राष्ट्रपति होगा, एक आपका छूट गया, वो भी बता दिया जाए बीच में। राष्ट्रपति होगा में एक और आता है, वो इतना बताने के बावजूद भी एक पॉइंट छूट गया, उसको बता दिया जाए, तब 53 चला जाए। उसमें आपको ये जानना है कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का डिसोल्यूशन हो चुका है, ये भंग या विघटित हो चुकी है। 403 मेंबर हैं, और ये सदन ही भंग हो चुका है, और इसी बीच राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो एक आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट कि राष्ट्रपति का चुनाव रोका जाए, क्योंकि निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल बोर्ड में क्या है, वैकेंट है, वह रिक्ति है, क्योंकि विधानसभा तो यहाँ अस्तित्व में है ही नहीं। तो अब दिमाग में ये लगाना है कि अगर निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त है, या किसी राज्य में विधानसभा है ही नहीं, अभी चुनाव होना है,
तो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा। यानी कि ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि 10 राज्यों में विधानसभा भंग है, उसी बीच क्या कराना है, चुनाव, तो क्या चुनाव रोक दिया जाएगा? नहीं रोका जाएगा। और 10 राज्य की विधानसभाएं वोट नहीं देंगी क्योंकि वहां मेंबर हैं ही नहीं। और याद रखिए, डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन का केस है कि रोका नहीं जाएगा। अगला देखिए, अब अनुच्छेद 53 भी काफी महत्वपूर्ण है। संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब तो सबसे पहले आपका इस पर भी एक केस है, राम जवाया का, जो 53 पढ़िएगा। जो केस है राम जवाया का केस है। इसमें कार्यपालिका शक्ति बताई गई कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। फिर एक बार इसको समझिए तो तब आप अभी शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की कार्यपालिका शक्ति। फिर थोड़ा दिमाग लगाइए मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर। आपका मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा, शक्ति का पृथक्करण होगा, न्यायपालिका की शक्ति अलग, कार्यपालिका की शक्ति अलग और विधायिका की शक्ति अलग। तीनों का प्रयोग एक आदमी करे कि अलग अलग, और तीनों एक दूसरे में मिले जुले हों कि स्वतंत्र हो। बताया गया था ना, स्वतंत्र हो। ऐसी कंडीशन में सतर्क ये रहना है कि आखिर एग्जीक्यूटिव पावर किसे कहा जाएगा, किस शक्ति को। तो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में आपका फिर बता दिया जाए, कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बस ये बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिन विषयों पर संघ को कानून बनाने का क्या है, अधिकार। ये पूछा जा चुका है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, प्री में। फिर एक बार सतर्क किया जाता है, जीएस और ला मिलाकर संविधान में 450 नंबर में 75 नंबर से 80 नंबर तक कवर करेगा। तो आपका कर्तव्य है कि संविधान का जो 75 नंबर आए उसमें भाई पूरा तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी 65 से लेकर 70 नंबर पाइए। यानी कि जीएस और ला इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए संविधान जल्दी चलता नहीं, शांत काल में चलता है, जब वैकेंसी अभी नहीं आई रहती है, क्योंकि लंबा समय लेता है, 3-4 माह ले लेता है। और एक छोटी छोटी बात भी हमें बतानी है, केवल बेयर एक्ट पर बाँच कर निकलना हो तो हम भी अब तक समाप्त कर दिए रहते, लेकिन वो काम नहीं करेगा। बेयर एक्ट हम भी पढ़कर निकल जाएंगे, लेकिन बेयर के अलावा जो बातें हैं जो कंपटीशन में पूछी जा रही हैं वो भी व्याख्या करनी है। तो कार्यपालिका शक्ति किसे कहा जाएगा, तो फिर एक बार खबर रखिए। आपका फिर हम एक बार बता रहे हैं, राम जवाया का केस है, याद रखिएगा। राम जवाया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कार्यपालिका शक्ति को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायिक शक्ति और विधायी शक्ति निकाल देने के बाद जो भी बचेगा, जो भी शेष बचेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कार्यपालिका शक्ति। यानी कि कार्यपालिका शक्ति का मतलब आपका ये हुआ कि संसद की विधायी शक्ति निकाल दीजिए और न्यायपालिका की जुडिशियल पावर निकाल दीजिए, और जो शेष बचा उसी को हम क्या कहेंगे, कार्यपालिकी शक्ति। तो कहीं परिभाषित नहीं है भाई, ये ना कहेगा कि परिभाषित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बता दिया कि दोनों निकाल दीजिए और जो बच जाए वो क्या हो गया, कार्यपालिकी शक्ति। तो अब तो कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा, मैं फिर बता दूं, ये पूछा गया है। तो जिन विषयों पर संसद क्या बना सकती है, कानून, उन विषयों तक होगा। तब बताएंगे आगे, अभी आगे हो। अगला देखिए, बेरक शुरू किया जाए।
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब फिर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ध्यान में रखिए। जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, देखिए तो आवाज जा रहे हैं ना, हो फोन आ रहे हैं बार बार। हेलो। देखिए आपका ये बेयर हाँ, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वेस्टेड होगी, समाहित होगी। फिर आपका जब भी अनुच्छेद 53 पढ़िएगा, इसी के साथ कम से कम दो अनुच्छेद आपको पढ़ना पड़ेगा। एक 74 तुरंत पढ़ना पड़ेगा और दूसरा आपका 75। फिर मैं बता दूं, जब भी अनुच्छेद आप 53 पढ़िए, तुरंत अटैक करना है। कौन कौन से आर्टिकल पर? 74 पर तो तुरंत अटैक करना है, 75 बाद में पढ़ना है। फिर एक बार सब समझिए, आसान नहीं है। आप भले बेरेक पढ़ सकते हैं, समझना मुश्किल है कोरिलेट करके। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब देखिए आपका सतर्क यहाँ रहना है। जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर हैं, वह प्रेसिडेंट में वेस्टेड हैं, समाहित हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करेगा, या तो स्वयं या अपने किससे? अधीनस्थों से। अब अब जब आपका सेल्फ भी लिखा है, स्वयं भी लिखा है, और उसके बाद लिखा है कि अपने सबॉर्डिनेट के माध्यम से करेगा, तो अभी हम स्वयं शब्द पर अटैक करना है। पहले अधीनस्थ निपटा दिया जाए। सबॉर्डिनेट शब्द की व्याख्या की गई और ये बताया गया कि अधीनस्थ का मतलब हुआ मंत्रिपरिषद। अधीनस्थ का मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद। अब समस्या कहाँ आई? स्वयं को लेकर। जहां तक स्वयं शब्द की बात है, स्वयं शब्द को लेकर तमाम विद्वानों ने ये आशंका जाहिर की थी कि भारत का राष्ट्रपति तो जितनी पावर उसमें है स्वयं यूज कर सकता है, और भारत में राष्ट्रपति अपना सत्ता हथिया सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, राष्ट्रपतीय सिस्टम नहीं, प्रेसिडेंशियल नहीं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये प्रिंसिपल ही है कि शक्ति निहित होती है किसी और में और प्रयोग और करता है कोई और। तो एक ग्लैड हिल महोदय हैं, पूछा जाता है। ग्लैड हिल ने कहा, ये स्वयं शब्द पर देखिए, सेल्फ। ग्लैड हिल महोदय कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति शक्तियों का राजा है, चाहे तो वो इसका प्रयोग क्या कर ले? स्वयं कर ले। तो जब ज्ञानी जैल सिंह थे और इंदिरा गांधी थी, तब ये विवाद ज्यादा उत्पन्न हुआ। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि ये स्वयं शब्द बार बार क्या करेगा? परेशान। और इंदिरा गांधी को शक हो गया कि कहीं स्वयं शब्द की व्याख्या करते हुए राष्ट्रपति स्वयं सब कार्य न करने लगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो 74 में संशोधन किया गया। तुरंत अनुच्छेद 74 निकालिए, यानी कि आपका तुरंत निकालना है कौन सा अनुच्छेद? 74। तब दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़िएगा। देखिए भाई, आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये संशोधन किया गया है आपका। फिर एक बार देखिए, देखिए एक बार, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा?
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने कृतियों यानी कि कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब स्वयं शब्द पर जोड़िए आपका 53। 53 ये बताता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं भी कर सकता है, लेकिन 74 को साथ लिया जाए तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा मंत्रिपरिषद का, और राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य कर सकेगा कि करेगा। इसका मतलब हुआ कि इंदिरा गांधी ने ये बाध्य कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही कार्य करेगा। ये इसलिए किया गया कि जो ये स्वयं शब्द लिखा गया है उसका दायरा व्यापक हो कि सीमित हो जाए और जो मन में संदेह है कि कहीं राष्ट्रपति शासन न कब्जा कर ले, ये संदेह क्या हो जाए, मिट जाए। तो फिर बैक होइए 53 पर होइए। अभी 74 आगे बताया जाएगा तो डिटेल में चलेगा, क्योंकि 53 भी भाई आगे बढ़ना है। 53 निकाल लीजिए भाई फिर आपका। अगला देखिए खंड 2। पुरोगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेशक समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। यानी कि जो संघ के सशस्त्र बल हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कहिए, सर्वोच्च समादेशक कहिए, सर्वोच्च आर्डर देने वाला कहिए, कौन होता है, राष्ट्रपति। ये भी आपका जे में पूछा गया है कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समादेशक होता है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, पूछा गया जे में। ये तो अनुच्छेद 53 में, और किस खंड में दिया गया है, 2 में। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि सेना को युद्ध का आदेश देना, युद्ध बंद करने का आदेश देना, आपका युद्ध शुरू करने का आदेश देना इत्यादि आदेश देने की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। फिर एक बार बताइए, तो क्या राष्ट्रपति ये कार्य स्वयं अपने विवेक से करता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर? तो विवेक से नहीं, किसकी सलाह पर? चलिए तीसरा खंड देखें। इस अनुच्छेद की कोई बात यानी कि अपवाद कहिए। तीसरा खंड में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कार्य राष्ट्रपति को ट्रांसफर करने वाली नहीं समझी जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विद्यमान विधि यानी कि लॉ इन फोर्स, अब यहाँ भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है, लॉ इन फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये पूछा जाता है, सतर्क रहना है। ऐसा कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले बना था और आज भी भारत में वह लागू है, उसी को हम लॉ इन फोर्स कहते हैं, विद्यमान विधि कहते हैं। फिर याद रखिए कब का बना हो, 26 जनवरी 1950। तो अगर उस कानून के तहत राष्ट्रपति के अलावा किसी स्टेट या अन्य प्राधिकारी को कुछ शक्ति दी गई थी तो क्या वह शक्ति कम हो जाएगी? नहीं, वह शक्ति उन प्राधिकारियों की बची रहेगी। यानी कि खंड 3 एक सेविंग क्लाज कहिए है। दूसरा खंड राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा कार्य प्रदान करने की संसद को निवारित नहीं करेगी। यानी कि भारत की संसद सक्षम है कि राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उसको अन्य अथॉरिटी को दे सके, लेकिन क्या बनाकर? कानून। अब इसी पर कोरिलेट करिए तो थोड़ा भाई
रिट जारी करने की अधिकारिता आपको भारत में केवल दो न्यायालयों को है। वह आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो क्या उच्चतम न्यायालय के अलावा मूल अधिकार के मामले में किसी अन्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल या जो भी हो को पावर दिया जा सकता है कि नहीं रिट निकालने का दिया जा सकता है, लेकिन कब? जब संसद क्या करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, संसद क्या करे? ला बनाए। उसी प्रकार तमाम नियम है, आपका संसद को क्या बनाना पड़ेगा? ला। अगला देखिए आपका अनुच्छेद 54 आ जाइए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल बोर्ड, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन अर्थात 54 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, मतदाता कौन हो सकते हैं, निर्वाचक मंडल कहाँ दिया गया है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 54। उसको लिख लीजिए, निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल बोर्ड। स्पष्ट लिखिएगा बेर एक बार, क्योंकि वो नहीं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे नहीं पूछा जाता, पूछा जो जाता है निर्वाचक मंडल। तो देखिए मैं बता ही चुका हूँ, फिर एक बार बता देते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदन कौन हो गए? लोकसभा, राज्यसभा के कौन सदस्य मतदान करेंगे? सभी की निर्वाचित की मनोनीत? केवल निर्वाचित। लोकसभा के कि राज्यसभा के कि दोनों के निर्वाचित? दोनों के। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। तो राज्य विधानसभा के सभी सदस्य की केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं, नॉमिनेट नहीं। स्पष्टीकरण ये बताता है कि आपका जो संघ शासित प्रदेश हैं, जहाँ की दो जगह आपका विधायिका है, विधानसभा है, वह पांडिचेरी है और दिल्ली है। तो जो पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभाएं हैं, इसमें जो विधायक चुने गए हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। भाग लेंगे माने वोट देंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन में बनाया था, देखिए फिर एक बार मैं समझाऊं। प्री में यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब दो मॉडल यहाँ से बनता है। पहला मॉडल कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है या निर्वाचक मंडल किनसे मिलकर बनता है। तो निर्वाचक मंडल किनसे मिलकर बनता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? उपर्युक्त सभी। दूसरा मॉडल देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते? नहीं अब समझना है, और नहीं में ही फंसाएगा। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कौन भाग नहीं लेते? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, नहीं मनोनीत। लोकसभा के मनोनीत यहीं आ जाए, राज्यसभा के मनोनीत तो भी भाग नहीं लेते। यहीं आ जाएगा आपका विधानसभा के नॉमिनेट मेंबर, ये भी भाग नहीं लेते। सभी आ जाए तब भी भाग नहीं, क्योंकि सभी में निर्वाचित और मनोनीत दोनों क्या हैं? शामिल। अब आगे देखिए, इसके देखा जाए अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, वह क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते या
निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। तो बताइए कौन सा एक सदन छूटा है अभी? भाई राज्य में कौन एक और सदन हो सकता है? राज्य विधान परिषद। तो कौन सदन भाग नहीं लेता राष्ट्रपति के चुनाव में? विधान परिषद। तो कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो अगला अनुच्छेद चला जाए। अब राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाए, ये लोग वोटिंग देंगे। से अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि मेथड यानी कि ढंग या तरीका। तो अगला क्वेश्चन भी बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग किस अनुच्छेद में विहित है? मेथड, तरीका या ढंग कहिए। जब भी ढंग पढ़िए तो आपका फिर कॉन्टेक्स्ट से भी पूछा गया क्वेश्चन कि मेथड या मूड या ढंग या तरीका जब भी पढ़िए तो एक को रिलेट कर लीजिएगा उसी पर। कॉन्ट्रैक्ट में मैं बताया था सेक्शन 3 बताया था, यानी कि मेथड में कौन सा सेक्शन बताया गया था? 3। यानी कि आपका प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का मेथड क्या होगा? तो मेथड में क्या बता रहा हूँ लगातार, कोई एक्ट करके या ओमिशन यानी कि का या लोग। तो सेक्शन 3 कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद सीआरपीसी का कम से कम 2 सेक्शन, एक 213 213 और दूसरा 354 का कौन सा खंड? 5। एक आरोप में अपराध करने का ढंग कब बताया जाएगा कि कैसे तुम अपराध किए हो? वह तरीका बताया जाएगा। अगर अभियुक्त को समझ में नहीं आ रहा है तो 213 यानी कि 213 सीआरपीसी। और मृत्युदंड का ढंग क्या है? तो मृत्युदंड का मेथड या तरीका या ढंग कहाँ बताया गया है? 354 सीआरपीसी के किस क्लाज में? 5 में। और इसको चैलेंज किया गया, केस याद रखिएगा, दीना उर्फ दीन दयाल। भाई दीना उर्फ दीन दयाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो चुनाव देखिए भारत का। आपका भी देखिए आज 2 ही सब्जेक्ट चलेगा। आज टीपीए कल चलेगी। आज कुछ काम है व्यक्तिगत, 11:30 बजे जाना है। तो कुछ काम व्यक्तिगत है इसीलिए थोड़ा खींचा जा रहा है, नहीं तो ब्रेक लगा दिया जाता अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। ये भी नहीं है कि क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव है। कल डिटेल में हम बताएंगे, भूखा देख लीजिए। जो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, माने कौन वोटिंग करेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब उसका प्रोसीजर बहुत कठिन है, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है। बस आपका आपका जो 2-3 शब्द हैं वो समझना है। और वो शब्द समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण का। हमारे यहाँ पहले खंभा छूने वाली पद्धति नहीं है, बल्कि एक कोटा होता है और उस कोटे को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। कोटा यानी कि एक मानक बनाया गया है और वह मानक ये है कि जो व्यक्ति माने कुल वैध मतों का 50% से ऊपर मत पा लेगा वह विजयी हो जाएगा। पहले राउंड में पा लिया तो पहले राउंड में और नहीं पाया तो चौथे राउंड की गिनती, दूसरे राउंड की, फिर दूसरे राउंड में भी नहीं पाया तो तीसरे राउंड की गिनती। अब और आपका कैसे वोट ट्रांसफर होगा, कैसे क्या होगा? तो कल आपका मैंने एक दिन लग जाएगा आपका निर्वाचन पढ़ाने में, एक दिन उनको पद से हटाने में लगेगा। यानी कि मान के चलिए आपका कल प्रयास करते हैं कि कैसे चुनाव होगा और कैसे हटाया जाएगा राष्ट्रपति का जो इधर अनुच्छेद है समाप्त हो, क्योंकि बीच में 2-2 3-3 मिनट का अनुच्छेद है। बीच में जो अनुच्छेद है वो 3-4 मिनट में खत्म हो जाएंगे। 61 और 55 इसी में समय लगता है और अनुच्छेदों में नहीं।
तो क्लास कल चलेगी भाई, कल टीपीए चलेगा, आज नहीं चलेगा भाई आपका। तो कल सीपीसी में भाई कॉपी लेकर आइएगा। अभी संविधान आपका रविवार को लिखवाएंगे, अभी मेंस वाला एक ही क्वेश्चन हो पाया और लिखवाया गया है। तो आपका सीपीसी की प्री वाली कॉपी कल लाइए, धारा 60 पढ़ाकर अब प्री का लिखवाया जाएगा। शाम को चलेगा क्लास 5 बजे से ना, आपका शाम को तो चलेगा ही।